घड़ी की टिक टिक अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी। जुमार को अस्पताल आए 2 घंटे हो गए थे। 5 से 6 और फिर 6 से 7 बज गए थे, लेकिन डॉक्टर आईसीयू से बाहर नहीं आए थे अब तक। जुमार कुर्सी पर बैठा, टांगों पर बाजू जमाए, अपनी माँ के लिए परेशान था। और इसी परेशानी में वो अपनी जिंदगी को एक नए मोड़ की तरफ मोड़ चुका था, जो उससे भी खबर नहीं थी। महरिश, जो जुमार के इंतजार में बैठी थी, उसमें घड़ी में टाइम देखा तो 5:30 हो गए थे। जुमार कभी किसी जगह लेट नहीं पहुंचता था, और उसका 30 मिनट पहले मैसेज करना कि मैं आ रहा हूं और अब तक ना पहुंच पाना महरिश को परेशान कर रहा था। महरिश, जुमार कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? तबस्सुम बेगम ने महरिश के कमरे में आते ही कहा, जो पहले से कान के साथ मोबाइल लगाए जुमार को कॉल कर रही थी। लेकिन जुमार का फोन वहीं ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा रह गया था। मम्मी, मैं कॉल कर रही हूँ, लेकिन जुमार कॉल नहीं पिक कर रहा, महरिश ने कहा। महरिश, सब मेहमान आ गए हैं और तुम्हारे डैड कब से पूछ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है कि मैं तुमसे पूछूं। तबस्सुम बेगम ने भी परेशानी से कहा। मम्मी, मैं खुद अपसेट हूँ। जुमार ऐसा कैसे कर सकता है? लाजमी कोई बात हुई होगी। महरिश को यूं अचानक जुमार की फिक्र करते देखकर तबस्सुम बेगम के माथे पर बल पड़े। कहीं तुमने कुछ कह तो नहीं दिया उसे? तबस्सुम बेगम की बात पर महरिश, जो जुमार को मैसेज टाइप कर रही थी, उसके हाथ वहीं रुक गए। मम्मी, आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैं ऐसे शख्स के लिए आप दोनों को धोखा कैसे दे सकती हूँ जिससे मैं पसंद भी नहीं करती? कमाल करती हैं आप, महरिश ने गुस्से में आते हुए कहा। जुमार के यूं अचानक गायब होने पर और कॉल पिक न करने पर महरिश को अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी। टाइम गुजरता जा रहा था, और टाइम गुजरने के साथ साथ फेरोज अली का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। मेहमानों को आए 2 घंटे हो गए थे जब फेरोज अली गुस्से से महरिश के कमरे में आया था। कहाँ है जुमार? क्यों नहीं आ रहा वो? बताओ मुझे, फेरोज अली ने महरिश पर चिल्लाते हुए कहा, जिस पर महरिश एकदम काम गई। डैड, मुझे नहीं पता, मैं खुद परेशान। महरिश के बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे जब फेरोज अली ने आगे बढ़कर महरिश को गर्दन से दबोचते हुए दीवार के साथ लगाया था। मैं तुम्हें अपनी बेटी समझकर पालता रहा और तुम मेरे साथ धोखा करती रही हो। फेरोज अली को शक हो रहा था कि महरिश ने जुमार को सब बता दिया था। फेरोज, छोड़े, महरिश को उसने कुछ नहीं बताया है, वो खुद परेशान है, छोड़े इसे। तबस्सुम बेगम फेरोज अली का हाथ महरिश की गर्दन से पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी। बताओ, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? इतने सालों की मेहनत को क्यों डबो दिया तुमने? फेरोज अली ने महरिश की गर्दन पर अपने हाथ की गिरफ्त मजीद मजबूत की। डैड, डैड, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ। महरिश अपनी बंद होती सांसों के साथ बमुश्किल कह पाई थी। छोड़ दें अपनी बेटी को, मार देंगे क्या? अगर ये मर गई तो फिर आप ले लेना मुर्तज़ा बेग की फैमिली से बदला। तबस्सुम बेगम ने ये कहते हुए फेरोज अली के हाथ को अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर पीछे किया। होश में आ जाएं, हमारी बेटी ऐसी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। पहले पता तो करवाएं कि वहां हुआ क्या है। तबस्सुम बेगम की बात पर फेरोज अली ने महरिश की तरफ देखा, जो अपना सांस बहाल कर रही थी। तुम्हारी माँ सच कह रही है क्या? फेरोज अली ने महरिश को जैसे ही कहा, महरिश की आंखों में आंसू आ गए थे। डैड, मैं आपको कैसे धोखा दे सकती हूँ? मैं ऐसा कुछ करना तो दूर की बात, मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। महरिश ने आगे बढ़कर फेरोज अली का हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं पता करवाता हूँ क्या हुआ है वहाँ। फेरोज अली ने महरिश के सर पर हाथ रखते हुए बाहर चला गया। फेरोज अली के जाते ही तबस्सुम बेगम आगे बढ़कर महरिश को अपने गले लगाया था। वो बुरी तरह कांप रही थी। फेरोज अली ने जब मुर्तज़ा बेग के घर अपने बंदों से पता करवाया तो उसके बंदों ने आकर बताया कि मुर्तज़ा बेग के घर कोई भी नहीं है। पूरा मेंशन अंधेरे में डूबा हुआ है, यहाँ तक कि वहाँ कोई गार्ड भी नहीं है। इसका मतलब मुर्तज़ा बेग को तुम एक बार फिर बच निकले हो, लेकिन तुम्हारा यूं बचकर निकलना ज़्यादा देर नहीं रहेगा। तुमने मेरी नफरत को और भड़का दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ और जुमार के साथ वो सलूक करूँगा कि तुम मौत मांगोगे तो तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी। फेरोज अली ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद की और घर के अंदर लॉन में आ गया, जहां निकाह की तकरीब रखी थी। कुछ मेहमान जा चुके थे और जो ज्यादा करीब थे फेरोज अली के, वो रुके हुए थे।
फेरोज अली ने सबसे मौजत करते हुए उनको अलविदा कहा और घर के अंदर महरिश के कमरे की तरफ चला गया। कमरे का दरवाजा खुलते ही महरिश और तबस्सुम दोनों उठ खड़ी हुई। जल्दी से तुम दोनों अपना सामान पैक करो, हमें अभी निकलना है और कोई सवाल नहीं। अब मैं जैसा कहूँगा तुम दोनों वैसा ही करोगी। जब घी सीधी उंगलियों से न निकले तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। अब मुर्तज़ा बेग और जुमार को मैं उनके तरीके से ही पेश आऊँगा। मैं अर्जेंट टिकट करवा रहा हूँ, हम दुबई जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। और हाँ, तुम अपना फ़ोन ऑफ कर दो। फेरोज अली ये कहते हुए कमरे से बाहर आ गया था। फेरोज अली ने अपने प्लान के मुताबिक तीनों का दुबई का वीज़ा पहले ही लगवा कर रख लिया था, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं थी कि उसे किस हालत में दुबई जाना पड़ेगा। फेरोज अली जानता था कि जुमार की जिंदगी की डोर किसके हाथ में है और उसकी जान किस में बसती है। वो उसे मैरिज के लिए तड़पना देखना चाहता था। रात के 11 बज गए थे जब डॉक्टर्स ने आईसीयू से बाहर आकर मुर्तज़ा बेग और जुमार को बताया था कि शहनाज बेगम की तबीयत अब बेहतर है, लेकिन अगर घर में अच्छे से देखभाल नहीं हो रही तो उन्हें अस्पताल में ही शिफ्ट कर दे। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। कोमे में मरीज की जब हालत बिगड़ती है तो उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर के लाख कहने के बावजूद ना जुमार माना था और ना ही शहरयार। मुर्तज़ा बेग भी उन दोनों के आगे चुप हो गए थे। जुमार और शहरयार नहीं चाहते थे कि उनकी माँ उनकी आंखों से ओझल हो। रात को उठ उठकर दोनों ही अपनी माँ के पास आ जाया करते थे। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी, लेकिन कोई ऐसी नर्स रखें जो उनका 24 घंटे ख्याल रखे। डॉक्टर ने मजीद को हिदायत दी और शहनाज बेगम को घर ले जाने की इजाज़त दे दी थी। घर आते ही शहनाज बेगम को उनके कमरे में शिफ्ट कर दिया था। जुमार और शहरियार दोनों अपनी माँ के पास ही थे। मुर्तज़ा बेग भी वहीं थे जब नवाज कमरे में आया। उसने मुर्तज़ा बेग को बाहर आने का इशारा किया था, जिस पर मुर्तज़ा बेग दोनों को शहनाज के पास छोड़कर कमरे से बाहर आ गए थे। हाँ बोलो। बाहर टीवी लाउंज में आते ही मुर्तज़ा बेग ने नवाज से पूछा। सर, सब काम ठीक से हो गया है। वो लोग आए थे घर के बाहर मालूम करने, लेकिन उन्हें यहाँ से कुछ मालूम नहीं हुआ और मैंने पता करवाया है। फेरोज अली अपनी फैमिली के साथ आज रात की फ़्लाइट से दुबई जा रहा है। ये नहीं पता कि वो कितने दिनों के लिए जा रहा है। नवाज ने मुर्तज़ा बेग को सारी सूरत हाल बताई। गुड, सब ठीक से हो गया है। डॉक्टर ने भी अच्छे से सब कुछ हैंडल किया है। जुमार को ज़रा भी शक नहीं हुआ। कुछ दिन ही सही, फेरोज अली का गंदा साया मेरे बच्चों से दूर रहेगा, लेकिन तुम फिर भी अलर्ट रहना, वो पलटकर वार ज़रूर करेगा। मुर्तज़ा बेग ने नवाज को समझाया। ओके सर, मैं समझ गया। नवाज ने इजाज़त ली और वहाँ से चला गया। भाई, आप चेंज कर लें, मैं माँ के पास हूँ। शहरयार के कहने पर जुमार ने थके अंदाज में सर हिलाया और अपने कमरे की तरफ चला गया था। कमरे में आते ही जुमार बेड पर बैठ गया था। उसने अपने दोनों हाथों को चेहरे पर लाते हुए अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर हाथों की गिरफ्त मजबूत की और साथ ही ड्रेसिंग टेबल पर पड़े मोबाइल को देखा। बेड से उठते हुए जुमार ने जैसे ही अपने मोबाइल का लॉक ओपन किया तो मैरिज की 50 से ज़ायद कॉल्स और बेशुमार मैसेज आए हुए थे, और मैरिज का आखिरी मैसेज पढ़कर जुमार की आंखों में नमी आ गई थी। जुमार, आपने मेरा मान तोड़ दिया है। आपने मुझे एहसास दिलाया है कि मैंने जो आप पर भरोसा किया था वो गलत था। जुमार मैसेज को स्क्रीन पर रख के देखता जा रहा था। मुझे यकीन है कि जब तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम समझ जाओगी। जुमार ने यह कहते हुए मैरिज को कॉल मिलाई, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। नंबर बंद है? जुमार ने मोबाइल फ़ोन कान से हटाते हुए खुद से कहा। मैं आ रहा हूँ मैरिज, मैंने तुम्हारा मान नहीं तोड़ा, बस थोड़ी देर हो गई थी मुझे आने में। मैंने आज का वादा किया था तुमसे और मैं पूरा करूँगा। जुमार ये कहते हुए टेबल से गाड़ी की चाबी उठाई। कहाँ जा रहे हो जुमार? मुर्तज़ा बेग ने जुमार को घर से बाहर जाते हुए देखकर कहा। जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करने जा रहा हूँ। जुमार ने अपने कदम रोकते हुए कहा। ओके ठीक है, काम मुकम्मल करके अपनी माँ के कमरे में आ जाना, मैं भी वहीं हूँगा। तुम्हारी माँ को अकेले नहीं छोड़ सकते, हमारा उनके पास होना ज़रूरी है। मुर्तज़ा बेग ने जैसे कहा, जुमार एकदम खामोश हो गया था। उसके अंदर जो एक हलचल मची हुई थी, जो एक बेचैनी थी, वो अपने डैड की तरफ देखते ही ख़त्म हो गई थी। उसने आज पहली बार अपने बाप की आंखों में नमी देखी थी और अपनी माँ के लिए इतना परेशान देखा था। डैड, मैं जल्दी आ जाऊँगा, मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। जुमार का लहजा भी नर्म पड़ गया था। ठीक है।
मुर्तज़ा बेग मुख्तसर कहते हुए शहनाज के कमरे की तरफ चला गया था। वो जुमार को हर मुमकिन कोशिश करके रोकना चाहते थे जब तक महरिश लोग एयरपोर्ट से निकल नहीं जाते, और इस मकसद में मुर्तज़ा बेग कामयाब भी हो गए थे। जुमार जैसे ही फैरोज अली के घर गया, वहां कोई मौजूद नहीं था। घर का मेन गेट लॉक था। काफी बैल देने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया था। रात की तारीकी फैल रही थी और इसी तारीकी में जुमार का दिल भी डूब रहा था। महरिश को मुसलसल कॉल करने पर जब उससे राब्ता नहीं हो सका तो जुमार ने फैरोज अली को कॉल मिलाई, लेकिन वहां से भी मायूसी का सामना करना पड़ा था जुमार को। रात के 4 बज गए थे। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी और जुमार कभी अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाए तो कभी सड़क पर चक्कर लगाते फैरोज अली के घर का गेट खुलने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जो दरवाज़ा उसके लिए किस्मत ने बंद कर दिया था, वो उसके यूं इंतजार करने पर कैसे खुलता। सुबह की रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। जुमार ने सारी रात महरिश का इंतजार किया और वो नहीं आई, और ना ही उसने आना था। वो तो उसे मोहब्बत के इस रास्ते पर अकेला छोड़कर चली गई थी जिसमें मोहब्बत भी जुमार ने की थी और बेवफाई भी जुमार ने की थी। एक ही रात में जहां उसने महरिश का महरम बनना था, वहीं वो मुजरिम बन गया था। अपनी पुरखलूस मोहब्बत के बावजूद वो अपने ऊपर दगाबाजी का धब्बा लगा चुका था। उससे रह रहकर महरिश के वो अल्फाज याद आ रहे थे जो उसने आखिरी मैसेज में कहे थे। गाड़ी में बैठते ही जुमार ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। क्या हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर थी महरिश कि तुम मेरा इंतजार ही न कर सकें? मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, लेकिन मेरी बात तो सुन लेती। मेरी बात सुने बगैर तुम मुझे सजा सुनाकर चली गई हो। जुमार ने फैरोज अली के घर की तरफ देखते हुए गहरी सांस ली और गाड़ी स्टार्ट करते हुए घर की तरफ चला गया। घर आते ही जुमार सीधा अपनी माँ के कमरे की तरफ गया था। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र सामने बेड के दोनों अतराफ पर पड़ी। एक तरफ शहरियार कुर्सी पर ही बैठे बेड पर सर रखे सो रहा था, तो दूसरी तरफ मुर्तज़ा बेग कुर्सी से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठे थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मुर्तज़ा बेग ने फौरन आंखें खोली। जुमार। मुर्तज़ा बेग ने जुमार की तरफ देखा, जिसके बाल उलझे हुए थे, शर्ट के बटन खुले थे और कोट को बाजू में डाला हुआ था। सारी रात जागने की वजह से जुमार की आंखें सुर्ख होने के साथ साथ चीख चीख कर बता रही थी कि वो न सिर्फ नाकाम होकर आया है, बल्कि बेगुनाह होते हुए भी अपने सर बेवफाई का बोझ उठा लाया है। मुर्तज़ा बेग कुर्सी से उठकर जुमार के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए थपकी दी, जैसे वो जुमार को अनजाने में उसके साथ होने वाली नाइंसाफी के लिए हौसला दे रहे हों। मुर्तज़ा बेग वहां से बगैर कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चले गए थे। जुमार अपने कदम बढ़ाते हुए शहरियार की तरफ आया था। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे उठाया। जाओ कमरे में सो जाओ जाकर, मैं हूं यहाँ। शहरियार ने आंखें मलते हुए जुमार को देखा, जिसकी हालत सब कुछ बता रही थी। शहरियार कुछ भी कहे बगैर अपने कमरे में उठकर चला गया था। उनैजा के निकाह को 3 दिन रह गए थे। अब्बासी हाउस में तैयारियां हो रही थी। कुछ मेहमान आ गए थे जो दूसरे शहरों से आए थे, जिनके आने से घर में रौनक हो गई थी। सुबह के 10 बज रहे थे जब अजलान ने उनैजा के कमरे में आकर उसे जुमार का नंबर दिया था और कहा था कि हो सके तो शादी से पहले एक बार उससे बात कर लो। उनैजा ने अजलान को आगे से कुछ नहीं कहा था और खामोशी से उसका नंबर ले लिया था। बेड पर बैठे एक हाथ में मोबाइल पकड़े और दूसरे हाथ में जुमार का नंबर पकड़े हुए उनैजा ये तय नहीं कर पा रही थी कि वो उस शख्स को कॉल करे या ना करे जिसे उसने देखा तक नहीं, और अब वो उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने वाली है। एक कॉल करने से क्या उसे अच्छा लगेगा या नहीं, अभी वो ये सब तय नहीं कर पाई थी कि दरक्षा कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आई। उनैजा, ज़रा किचन में आ जाओ, मेहमानों के लिए चाय बनानी है। अब इस हालत में मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। दरक्षा की प्रेगनेंसी को 4 माह होने वाले थे और इस हालत में भी वो शादी की तैयारियों के साथ साथ घर में आए मेहमानों को भी देख रही थी। जी भाभी, मैं आती हूँ। उनैजा ने मोबाइल और जुमार का नंबर दराज में रखा और नीचे किचन की तरफ चली गई थी। दिन भर के कामों से फारिग होकर उनैजा जैसे रात को सोने के लिए बेड पर आकर बैठी और उसने दराज खोला, मोबाइल निकाला और साथ ही पर्ची पर लिखा जुमार का नंबर उसकी आंखों के सामने आया। घड़ी की तरफ देखते हुए जहां रात के 9 बज रहे थे, उनैजा ने 1 सेकंड में फैसला कर लिया कि वो एक बार बात लाजमी करेगी। उससे अपने उस शहजादे से बात लाजमी करना थी जिसकी दुल्हन बनने में अब सिर्फ 2 दिन रह गए थे, जिसका सहारा पाकर वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी।
दूसरी तरफ जुमार फिर से महरिश के घर के बाहर खड़ा था और उसे खड़े 3 घंटे हो गए थे। वो दिन में भी चक्कर लगा चुका था, लेकिन उसे तब भी मायूसी हुई थी। लेकिन उसकी मोहब्बत उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी कि महरिश यूं से बगैर बताई जा सकती है। इसी उम्मीद के साथ कि वो शायद आज घर आ जाए, जुमार गाड़ी की सीट्स की बैक से टेक लगाए महरिश का इंतजार कर रहा था, जब उसके मोबाइल फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। नंबर को देखते हुए जुमार को लगा कि शायद महरिश उसे नंबर तब्दील करके कॉल कर रही है। एक उम्मीद की किरण जुमार की आंखों में चमकी थी। जुमार ने फौरन कॉल उठाई। हेलो। लेकिन दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या तुम्हें? जुमार ने बेचैनी से कहा। दूसरी जानिब उनैज़ा, जो कॉल करके अभी बोलने वाली थी, जुमार की आवाज़ सुनकर जहां उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई थी, वहीं वो एकदम खामोश हो गई थी। उसे जुमार की आवाज़ में एक बेचैनी और बेकरारी महसूस हुई थी, जैसे वो पहले से किसी की कॉल का इंतज़ार कर रहा हो जो उसके लिए ख़ास हो। इससे पहले उनैज़ा उसी घबराहट के साथ कॉल बंद करती, जुमार फौरन बोल पड़ा। महरिश, ये तुम हो ना? प्लीज़ मुझसे बात तो करो। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन क्या तुम उसकी वजह नहीं जानोगी? प्लीज़ कुछ तो बोलो। जुमार के मुंह से इस तरह की बात सुनकर उनैज़ा का रंग एकदम फीका पड़ गया था। उससे अपना वजूद सर्द होता महसूस हो रहा था। उनैज़ा ने बगैर कुछ कहे फौरन कॉल बंद कर दी थी। नहीं नहीं, मुझे कॉल नहीं करनी चाहिए थी। ये मैंने क्या सुन लिया? शायद गलत नंबर होगा। अजलान ने मुझसे मजाक किया होगा शायद। उनैज़ा अपने धड़कते दिल को समझाने की कोशिश कर रही थी, जो उसे आने वाले बुरे वक्त के लिए अलर्ट कर रहा था। कॉल बंद होते ही जुमार ने फौरन कॉल दोबारा मिला दी। बेड पर पड़े फोन पर वही नंबर दोबारा से जगमगा रहा था। उनैज़ा ने अपने खुश होंठों पर जुबान फेरी। इतने में कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ और हसीब कमरे में आया। उनैज़ा, मैं तुमसे पूछने आया था कि... हसीब की बात आधी मुंह में ही रह गई जब उसने उनैज़ा का बेरंग चेहरा देखा। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? हसीब ने आगे बढ़कर बेड के पास आते हुए कहा। इतने में जुमार की कॉल बंद हो गई थी। कुछ नहीं भाई, वो बस अब तो 2 दिन रह गए हैं ना, आप सबसे अलग हो जाऊंगी तो इसलिए थोड़ा... उनैज़ा ने बमुश्किल अपनी बात को कवर करते हुए और अपनी हालत को कंट्रोल किया था। अरे पगली, हम कौन सा तुमसे नाता तोड़ रहे हैं? ये घर तुम्हारा है। तुम जब चाहो, जितने दिन चाहो यहाँ आ सकती हो। बहन बेटियों की शादी करने का ये मतलब थोड़ा होता है कि उनको उनके माँ बाप के घर से ही पराया कर दिया जाए। भाइयों के लिए तो बहनें अल्लाह की रहमत होती हैं, और तुम तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी हो। अब ऐसा मत सोचना कि तुम हमसे अलग हो जाओगी। कोई भी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम होती है या वहाँ तुम्हें कोई भी मसला हो तो तुम मुझे बता सकती हो। ये तुम्हारे भाई का घर है। तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। ओके, चलो अब मुस्कुरा दो। हसीब की प्यार भरी बातें सुनकर उनैज़ा को कुछ हौसला मिला था। आज उसे अपने भाई में अपने बाबा जान नजर आ रहे थे। उनैज़ा मुस्कुराते हुए हसीब के गले लग गई थी। वो चाहते हुए भी हसीब को जुमार के बारे में नहीं बता सकी थी। इतने में उनैज़ा के मोबाइल फोन पर फिर से जुमार की कॉल आना शुरू हो गई थी। कॉल की रिंग सुनते ही उनैज़ा एकदम घबरा गई। किसकी कॉल है? हसीब ने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि रात के तकरीबन 10 बजने वाले थे। पता नहीं भाई, शायद कोई अनजान नंबर है। उनैज़ा ने कॉल काटना चाही, लेकिन हसीब ने उनैज़ा के हाथ से मोबाइल लेते हुए कॉल अटेंड कर ली थी। उनैज़ा को नवंबर की हल्की सर्दी में भी माथे पर पसीना आ रहा था। हेलो, कौन है? हसीब की आवाज़ सुनते ही जुमार ने कान से मोबाइल हटाते हुए दोबारा नंबर को देखा। कौन बात कर रहे हो? कॉल की है तो बताओ किससे बात करनी है? हसीब ने कहा। सॉरी, नंबर गलत मिल गया था शायद। जुमार ने हसीब के यूं बोलने पर कॉल काट दी थी और साथ गहरा सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट करते महरिश के घर से रवाना हो गया था। बस इतनी सी बात थी। कॉल आते ही तुम्हारी शक्ल देखने वाली थी। ऐसी बातों से घबराते नहीं हैं। तुम्हें अब मजबूत बनना है। हसीब ने उसी बात के दौरान जुमार का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालते हुए उनैज़ा को फ़ोन वापस किया और साथ ही उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कमरे से बाहर आ गया था। उनैज़ा जो अपना सांस लेना भूल गई थी, उसने हवा में गहरा सांस लिया, अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपा लिया था। ये महरिश कौन है? जो मैं सोच रही हूँ, काश वो गलत हो और मैं गलत साबित हो जाऊं। उनैज़ा ने मोबाइल की तरफ देखते हुए सोचा। जुमार का कल निकाह था और घर में सिर्फ शहरियार को परेशानी थी। मुर्तज़ा बेग बड़े इत्मीनान के साथ सारी तैयारियां कर रहे थे।
शहरयार बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रहा था। आज बेग मेंशन में एक धमाका होने वाला था, जिसके लिए शहरयार बेचैनी से ज्यादा डरा हुआ था। जुमार 5 दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा था। उसने जैसे खुद को कमरे में बंद कर लिया था। सुबह को वो महरिश के घर जाता, लेकिन मायूस होकर वापस आ जाता, और शाम को उसके घर दोबारा जाता और रात तक उसका इंतजार करता, और फिर से मायूस होकर घर वापस आ जाता। महरिश को मुसलसल कॉल करने की वजह से जुमार का नंबर अक्सर बिजी मिलता, इसलिए मुर्तज़ा बेग ने जुमार के ऑफिस के मामलात फहद पर छोड़े हुए थे। और जुमार की इस हालत की वजह शहरयार भी जानता था और मुर्तज़ा बेग भी। दोपहर के 2 बज रहे थे जब मुर्तज़ा बेग ने नवाज को भेजा कि वो जुमार को कहे कि मुझसे आकर मेरे कमरे में मिले। नवाज ने जुमार को जाकर मुर्तज़ा बेग का पैगाम दिया। कुछ ही देर में जुमार बेग मुर्तज़ा बेग के कमरे में रखी कुर्सी पर बैठा था। 5 दिनों से उसने अपने हुलिये पर कोई ध्यान नहीं दिया था। दाढ़ी मजीद बढ़ चुकी थी। चेहरे पर अब रौनक की जगह मायूसी और गम ने ले ली थी। जी डैड, आपने मुझे बुलाया था? अपने उलझे बालों में हाथ फेरते हुए जुमार ने कहा। हाँ, मैंने बुलाया था। मैं तुमसे ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा। मैंने सोचा था कि तुम अपनी असल रूटीन में आ जाओगे तो बात करना आसान हो जाएगी, लेकिन लगता है तुम्हें कोई शदीद सदमा लगा है जो तुम इस हालत से बाहर नहीं निकल रहे। इसलिए मुझे तुम्हें तुम्हारी इसी हालत में ही बताना पड़ रहा है कि कल तुम्हारा निकाह है। जुमार जो टांग पर टांग रखे इजी होकर मुर्तज़ा बेग की बात सुन रहा था, यकदम चौंक गया। व्हाट? क्या मतलब आपके कहने का? कौन सा निकाह? किससे निकाह? जुमार ये कहते हुए फौरन अपनी कुर्सी से उठ गया था। वही निकाह जिसकी मैंने तुमसे बात की थी, शायद तुम भूल गए हो। मुर्तज़ा बेग की बात सुनकर जुमार की रगें फूल गई थीं। आपकी इसी जिद की वजह से आज मैं इस हालत में हूँ, और आप मुझे कह रहे हैं कि मेरा कल निकाह है और मैं आसानी से आपकी बात मान लूंगा? नहीं डैड, कभी भी नहीं। आपने मेरी खुशियां बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी तबाह कर दी, सिर्फ आपकी जिद की वजह से। और अब आप मेरी जिद देखेंगे। जिस तरह मैं इस गिल्ट के साथ रह रहा हूं कि मैंने एक लड़की का मान तोड़ा है, आप भी अब उसी गिल्ट को महसूस करेंगे जब मैं उस लड़की से निकाह नहीं करूंगा जिसको आप अपनी मर्जी से यहाँ लाना चाहते हैं। जब आप भी उन लोगों के सामने शर्मिंदा होंगे, तब आपको भी मेरी तकलीफ का अंदाजा होगा। जुमार गुस्से में अल्फाज को चबा चबा कर बोल रहा था। कमरे के बाहर शहरयार खड़ा सब सुन रहा था। जुमार ये कहते हुए जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ा था, मुर्तज़ा बेग ने अपने मोबाइल में शहनाज बेगम की आवाज़ की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही जुमार के कदम वहीं रुक गए थे। इसी रिकॉर्डिंग में शहनाज बेगम वाज़ेह तौर पर बुरहान अब्बासी को कह रही थी कि वो उसकी बेटी को अपनी बेटी समझ कर रखेंगी, और जुमार को भी इस शादी से कोई एतराज़ नहीं होगा। बस वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले, फिर हम अपनी बेटी को आपसे ले जाएंगे। जुमार अपनी माँ की बात सुनकर आंखों में नमी लिए उसने मुड़कर मुर्तज़ा बेग की तरफ देखा, जिसने रिकॉर्डिंग अब बंद कर दी थी। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो इनकार कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि जो तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकी, जो तुम्हारी मजबूरी नहीं समझ सकी, उसने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि तुम किस हालात में हो, वो लड़की तुम्हारे साथ सारी उम्र कैसे देगी, जिसको अभी भी कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। तुम क्या समझते हो, मुझे मालूम नहीं है कि तुम यूँ मजनून बन के महरिश के घर के चक्कर लगा रहे हो, और मैं अपनी बेटी की इस हालत से बेखबर हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है। मुर्तज़ा बेग बड़ी सफाई से सब कुछ छुपा गए थे। खैर, जहाँ तुम्हारी कल शादी हो रही है वो तुम्हारी माँ की पसंद है और ख्वाहिश भी, तो फैसला कर लो तुम्हें ज़्यादा अजीज़ कौन है, माँ या वो जो तुम्हें छोड़कर चली गई है। मुर्तज़ा बेग की बात ने जुमार के जख्मों पर नमक का काम किया था। जुमार गुस्से में कमरे से निकला था। भाई रुके। शहरयार जुमार के पीछे भागा। जुमार ने अपने कमरे में जाते ही कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया था। भाई दरवाज़ा खोलें। शहरयार बाहर खड़े दरवाज़ा नॉक कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ ने मुझे बताया नहीं और मेरी ज़िंदगी का फैसला कर लिया। नहीं। जुमार ने गुस्से से ड्रेसिंग टेबल पर रखी तमाम चीज़ों को ज़मीन बोस कर दिया था। बेड के साथ रखे टेबल लैंप को उठाकर ज़मीन पर दे मारा था। जुमार अपने गुस्से और बेबसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक महरिश की जुदाई का गम, ऊपर से शहनाज बेगम की ख्वाहिश जुमार को पागल कर रही थी। इससे पहले वो कोई बड़ा कदम उठाता, शहरयार ने नवाज की मदद से कमरे का लॉक तोड़ दिया था। भाई खुद को संभालें। शहरयार ने अंदर आते ही जुमार को पकड़ते हुए कहा, जो ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर अपना गुस्सा निकालते हुए उसे तोड़ चुका था, जिससे जुमार का दायां हाथ खून से भर गया था। शहरयार, छोड़ दो मुझे और चले जाओ यहाँ से। जुमार गुस्से से धड़ा था। भाई रुक जाए,
क्यों खुद को इतनी अजियत दे रहे हैं? आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि माँ ने आपके लिए अच्छा ही सोचा होगा? अगर वो यही फैसला मेरे लिए करती तो मैं उनकी खुशी के लिए उनका ये फैसला हंसकर कबूल कर लेता, क्योंकि माँ कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकती। शहरयार के कहे अल्फाज जुमार के कानों में पड़ते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर ठंडा पानी डाल दिया हो। जुमार ने आंखों में नमी लिए शहरयार की तरफ देखा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता शहरयार। वो मेरी सांसों की तरह थी। वो हंसती थी तो मैं जी पाता था। मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ? मैं किसी और से निकाह करके उसे कैसे धोखा दे सकता हूँ? सब बर्बाद हो गया है। जुमार ये कहते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया था। भाई, आप उसकी नज़र में उसे धोखा दे चुके हैं, बेवफाई कर चुके हैं। अब प्लीज माँ को मायूस मत करें। शहरयार की बात सुनकर जुमार ने गर्दन मोड़कर शहरयार की तरफ देखा। वो छोटा जरूर था लेकिन उसके अंदर जब्त कमाल का था। कहाँ है जुमार? अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आया अब तक? टाइम हो रहा है, हमें वहां हॉल में पहुंचने में भी टाइम लगेगा। मुर्तजा बेग ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर शाम के 6 बज रहे थे और निकाह का टाइम 8 बजे का था। डैड, आप बाकी सबके साथ जाए, मैं भाई को लेकर आता हूँ। शहरयार ने मुर्तजा बेग को कहा, जो परेशानी में थे कि कहीं वक्त पर जुमार कोई मसला न खड़ा कर दे। मैं आ गया हूँ, आप दोनों को मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं है। शहरयार अभी कहकर जुमार के कमरे की तरफ मुड़ा ही था कि अपने सामने जुमार को देखकर वहीं रुक गया। व्हाइट कलर की शलवार कमीज पहने और उस पर व्हाइट कलर की ही वास्केट पहने, चेहरे पर वही बढ़ी हुई दाढ़ी और वही एहसासात से बागी चेहरे के तासुरात लिए खड़ा था। मुर्तजा बेग ने और शहरयार ने जुमार को देखते हुए एक दूसरे की तरफ देखा था। कल रात को ही तो जुमार ने शहरयार से वादा किया था कि वो अपनी माँ के लिए ये शादी करेगा, लेकिन वो उसे निभा सकेगा या नहीं ये वो वादा नहीं कर सकता, और शादी के बाद उसकी लाइफ में कोई भी मुदाखलत नहीं करेगा। शहरयार ने मामले की नौयत को समझते हुए जुमार से वादा कर लिया था और फिर मुर्तजा बेग को जाकर बता दिया था कि जुमार शादी के लिए मान गया है। लेकिन अब अपने निकाह पर इस खुशी के मौके पर वो यूं सादा सा लिबास पहने खड़ा था जैसे जिसमें किसी और रंग की मिलावट भी नहीं थी। उसे देखकर शहरयार जुमार की तरफ बढ़ा। भाई, इतना सादा लिबास? वो जो मैं शेरवानी लेकर आया था वो नहीं पहनी आपने? शहरयार की बात पर जुमार, जिसकी आंखें सारी रात नींद न आने की वजह से सुर्ख थीं, उसने माथे पर बल लाते हुए शहरयार की तरफ देखा। ओके ओके ओके, आप इसमें भी कमाल के लग रहे हैं। मेरा भाई है ही इतना प्यारा। चलें डैड, शहरयार ने गहरा सांस लेते हुए कहा, और तीनों हसीब के बताए हुए हॉल की तरफ रवाना हो गए थे। उनैजा डार्क मैरून और सी ग्रीन कलर का लहंगा पहने, हाथों पर जुमार के नाम की मेहंदी लगाए हॉल में आ चुकी थी। बारात अभी नहीं आई थी, इसलिए उनैजा ब्राइडल रूम में थी। सब उनैजा की तारीफ कर रहे थे कि आज वो हद से ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसकी मासूमियत उसके हुस्न में मजीद इजाफा कर रही थी। वाह, माशाअल्लाह, आज तो तुम कयामत ढा रही हो। मुझे पता होता कि तुम दुल्हन बनकर इतनी प्यारी लगोगी तो मैं अपना इरादा तब्दील कर देता। अजलान ने अंदर आते ही उनैजा को देखकर कहा, तुम नहीं सुधरोगे, मैं भाभी को बताती हूँ। उनैजा, जो पहले से घबराहट का शिकार थी, अजलान की यूं तारीफ करने पर मजीद घबरा गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं तो बस ये कहने आया था कि अगर दुल्हा साहब कुछ कहें या डांटें तो मुझे बस एक मिस कॉल कर देना, और फिर देखना मैं क्या हाल करता हूँ उसका। अजलान ने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा। सच में तुम ऐसा करोगे क्या? उनैजा ने आंखें सुकेड़ते हुए कहा। हाँ, सच में। अजलान ने मजीद सीना चौड़ा करते हुए जवाब दिया। भाभी और भाई आप? उनैजा के मुंह से ही सुनते ही अजलान भीगी बिल्ली की तरह हाथ बांधकर खड़ा हो गया था, जिस पर उनैजा हंस पड़ी। डर गए हो ना? उनैजा को ऐसे हंसता देखकर अजलान भी मुस्कुरा दिया। ऐसे ही हंसते रहना, ओके? अजलान अंदर उनैजा को ही रिलैक्स करने आया था, जिसकी शक्ल देखकर ही उसे महसूस हो गया था कि उनैजा हद से ज्यादा घबराई हुई थी। चलो मैं अब चलता हूँ, लगता है बारात आ गई है। अजलान मुस्कुराती हुई उनैजा को कमरे में छोड़कर बाहर आ गया था। बाहर आते ही उसने गहरा सांस लिया था। काश अंकल और आंटी जिंदा होते तो वो कितना खुश होते। यही सोचते हुए वो बारात को रिसीव करने बाहर चला गया था। निकाह को आ गया था। जुमार स्टेज पर रखे सोफे पर बैठा था। चेहरे पर मुकम्मल खामोशी थी। ना खुशी के तासुरात थे और ना ही गम की परछाई थी। वो वहां मौजूद तो था, लेकिन एक बुत की तरह, जिसमें कोई जज्बात नहीं होते। मौलवी साहब, आप निकाह शुरू करें। मुर्तजा बेग ने जुमार की हालत को देखते हुए निकाह शुरू करने का कहा था,
وہ نہیں چاہتے تھے کہ زمار یہاں کوئی پرابلم کھڑی کر دے۔ وہ اپنے بیٹے کے الٹے دماغ کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ زمار بیگ ولد مرتضی بیگ، آپ کا نکاح 5 لاکھ سے کرائج الوقت حق مہر انیزہ عباسی بنت برہان عباسی کے ساتھ طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب بول رہے تھے اور زمار کے کانوں تک وہ آواز پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ اسے مہرش کے ساتھ گزارا ایک ایک پل یاد آ رہا تھا جو اس نے مہرش کا ہاتھ تھامے زندگی بھر ساتھ جینے اور مرنے کا سوچا تھا۔ زمار نے یہ لمحہ، یہ یادگار دن مہرش کے ساتھ گزارنے کے خواب دیکھے تھے، اور وہ سارے خواب ایک پل میں چکنا چور ہو گئے تھے جب شہریار نے زمار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اس کی سوچوں سے واپس لایا تھا۔ زمار بیگ ولد مرتضی بیگ، آپ کا نکاح 5 لاکھ سے کرائج الوقت حق مہر انیزہ عباسی بنت برہان عباسی کے ساتھ طے پایا ہے۔ کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شہریار کے ہوش میں دلانے پر زمار اپنی حقیقی دنیا میں واپس آ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر مرتضی بیگ پر ڈالی جو بے چین تو تھے لیکن پر اعتماد بھی۔ زمار کا دل چاہا وہ یہاں سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے، یہاں بیٹھے ہر انسان کو اس تکلیف کا احساس ہو جو وہ محسوس کر رہا تھا، لیکن شہریار کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر محسوس کرتے ہوئے زمار نے غصے کو ضبط کیا تھا۔ قبول ہے۔ زمار کے منہ سے قبول ہے کہ الفاظ سنتے ہی جہاں سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے وہاں زمار اپنا سب کچھ ہار چکا تھا۔ اس کے احساسات، اس کے خواب، اس کی محبت، وہ سب ایک لفظ قبول ہے نے ختم کر دیا تھا۔ وہ دل جس میں محبت ہی محبت تھی، اب اس میں نفرت نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ ان سب کے لیے نفرت جس نے زمار کی زندگی کو برباد کر دیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ برباد ہونے سے بچ گیا تھا۔ زمار نے نکاح نامے پر دستخط کرنے کے لیے جیسے ہاتھ آگے بڑھایا اس پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جسے حسیب کے ساتھ ساتھ ازلان نے بھی نوٹ کیا تھا۔ زمار کے چہرے کی خاموشی اور پھر ہاتھ کا زخم ازلان کو کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے زمار کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوا تھا کہ اس پر مرتضی بیگ نے کیا کچھ لکھوایا ہوا تھا جو اس کے پاؤں کی بیڑی بننے والا تھا۔ نکاح خواہ زمار کے نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد انیزہ کے پاس چلا گیا تھا۔ انیزہ بنت برہان عباسی، آپ کا نکاح 5 لاکھ سے کرائج الوقت حق مہر زمار بیگ ولد مرتضی بیگ کے ساتھ طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ سنتے ہی انیزہ کا دل بہت زوروں سے دھڑکا تھا۔ اسے تو رشتہ دل و جان سے قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے دماغ میں مہرش کا نام بار بار آ رہا تھا۔ وہ پریشان ہوئی لیکن ساتھ ہی اس نے مثبت میں سر ہلایا تھا۔ قبول ہے، اور یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر نکاح نامے پر گر گئے تھے۔ آج اسے اپنے بابا اور ماں کی یاد آ رہی تھی۔ درخشاں نے آگے بڑھ کر انیزہ کے کندھوں پر اپنے بازو پھیلا دیے تھے۔ رخصتی کا وقت ہو گیا تھا۔ انیزہ سب سے ملنے کے بعد اپنوں کی دعائیں لیتے ہوئے اپنے ڈھیر سارے خواب سمیٹے زمار کے قدم سے قدم ملاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ آج کے لیے میں آپ کا ڈرائیور ہوں، شہریار نے گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شہریار، میں گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہوں، اتنا بھی ہاتھ زخمی نہیں ہے میرا، زمار نے کہا، لیکن شہریار پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مجبوراً زمار کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر انیزہ کے ساتھ بیٹھنا پڑا تھا۔ ویسے بھابھی، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، شہریار نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ماحول کو خوشگوار بناتے ہوئے کہا۔ آپ میری یونیورسٹی کی ہی ہیں، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ آپ میری بھابھی بن گئی ہیں۔ آئی ایم سو لکی۔ شہریار نے انیزہ کو ایک نظر دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ گڈ بائی کہنے آیا تھا۔ شہریار کی بات سن کر انیزہ نے شہریار کی طرف دیکھا جو بیک مرر سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انیزہ کو لگا کہ وہ ازلان وہاں گھر چھوڑ آئی ہے، لیکن یہاں بھی اسے ایک اور ازلان مل گیا تھا۔ انیزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور اپنی آنکھیں جھکا لی تھیں۔ سب گھر آ چکے تھے۔ انیزہ کو گھر کی ملازمین جو فیمیل تھیں اسے زمار کے کمرے میں بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ انیزہ نے ایک نظر کمرے پر ڈالی، ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ کمرہ کافی کشیدہ تھا، کشادہ تھا۔ کمرے کا ایک حصہ ایک چھوٹا سا آفس کا لک دے رہا تھا جہاں زمار اکثر آفس کا کام مکمل کرتا تھا۔ دوسری طرف کمرے کو کافی اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ پر سفید گلاب کے پھول کو رکھا گیا تھا جس کی سمجھ انیزہ کو نہیں آئی تھی کہ شادی کے دن تو سرخ گلاب ہوتے ہیں لیکن یہ سفید گلاب کیوں؟ یہی سوچتے ہوئے انیزہ نے بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا لی تھی۔ ٹائم اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ رات کے 1 بج گئے تھے لیکن زمار ابھی بھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ انیزہ اپنے ہاتھوں میں پہنے کنگن کو ٹھیک کرتے ہوئے گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ماں، کاش آپ میرے ساتھ ایک مرتبہ بات کر لیتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ آپ کے زمار کے ساتھ دیکھیں میں آج ٹوٹ چکا ہوں،
میرے اندر میری ساری خواہشات مر گئی ہیں. وہ زمار اب وہ نہیں رہا. لیکن میں نے آپ کو مایوس نہیں کیا. پلیز اب تو آپ آنکھیں کھول دیں. میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کی بات سننا چاہتا ہوں, آپ کی گود میں سر رکھ کر اپنے سارے غم بھولنا چاہتا ہوں. پلیز اٹھ جائیں. زمار اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہہ رہا تھا. جب کمرے کا دروازہ کھلا. زمار, تم یہاں ہو, اپنے کمرے میں کیوں نہیں گئے؟ مرتضی بیگ سب مہمانوں کے جانے کے بعد کل کے ولیمے کے انتظامات مکمل کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آئے تھے. کیا اب میں اپنی ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی آپ کی اجازت چاہیے ہوگی؟ زمار نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے کہا. نہیں, میری اجازت کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے. بہتر یہی ہے کہ تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور مجھے اپنی بیوی کے پاس بیٹھنے دو. مرتضی بیگ نے بات ہی ایسی کر دی تھی کہ زمار کے پاس آگے جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. زمار شہناز بیگم کے پاس سے اٹھتے ہوئے ان کے ماتھے کو چوما اور کمرے سے باہر آ گیا تھا. انیزا جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی, کمرے کا دروازہ کھولنے کی آواز سن کر فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گئی تھی. اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں. اپنے ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے وہ زمار کے قدموں کی آواز سن رہی تھی جو اس کی طرف آنے کے بجائے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف چلی گئی تھی. انیزا نے نظریں اٹھا کر زمار کی طرف دیکھا جس کی پشت اس کی طرف تھی, جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنی کلائی سے گھڑی اتار رہا تھا. اس کو تو میرے پاس آنا چاہیے تھا, اور نہ ہی کوئی سلام کیا. یہ سب کیا تھا؟ انیزا نے سوچتے ہوئے اپنی نظریں پھر سے جھکا لی تھیں. زمار نے گھڑی اتار کر ٹیبل پر رکھی اور واسکٹ اتار کر الماری میں رکھتے ہوئے بیڈ کی طرف مڑا. بیڈ کے پاس آتے ہی وہ سینے پر ہاتھ رکھے کھڑے انیزا کو دیکھ رہا تھا, جس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سر بھی جھکا ہوا تھا. زمار نے یہ دیکھتے ہوئے ایک طنزی انداز میں چہرے پر مسکراہٹ لائی اور ساتھ ہی افسوس سے نفی میں سر ہلایا. انیزا کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہی جہاں زمار کا خون کھول رہا تھا, وہیں انیزا کے دل کی دھڑکن کے ساتھ اس کی سانسوں میں بھی ہلچل پیدا ہو رہی تھی. کیا سوچ رہی ہو؟ کہ میں تمہارا چہرہ پکڑ کر تمہارے حسن کے قصیدے پڑھوں گا؟ ہاں, یا یہ سوچ رہی ہو کہ آج پہلی رات ہی میں تم پر اپنی محبت نچھاور کر دوں گا؟ تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے مس انیزا عباسی. تم صرف پیپرز میں میری بیوی ہو, لیکن حقیقت میں تم صرف میرے لیے ایک بیکار وجود ہو, جس کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھی؟ زمار نے یہ کہتے ہوئے انیزا کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے پر کیا, جس پر انیزا جو کب سے سن رہی تھی پوری طرح کام گئی تھی. وہ جس کو اپنا سب کچھ مان کر آئی تھی, اپنا آپ سونپ دیا تھا, جو خواب سجا کر آئی تھی, زمار نے اسے منٹ میں ہی دھک سے ہوا میں اڑا دیا تھا. تم ایک قاتلہ ہو, اس سے زیادہ کچھ نہیں. میری محبت کا قتل کیا ہے تم نے. اگر تم نہ ہوتی تو آج اس جگہ پر میری محبت, میری زندگی موجود ہوتی. زمار بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی گرفت انیزا کے چہرے پر مضبوط کر رہا تھا. انیزا نے آنکھوں میں خوف لی اپنے دونوں ہاتھوں سے زمار کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے ہٹانا چاہا, لیکن زمار کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ناکام ہو رہی تھی. یہ جو اتنا بن ٹھن کر تم بیٹھی ہو, اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا. ایسے حسن کو میں اپنی پاؤں کی جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں. اور آج تو یہاں بیڈ پر بیٹھ گئی ہو, اب دوبارہ بیٹھنے کی ہمت مت کرنا. گھر میں بہت سے کمرے ہیں, وہاں جاؤ, اور مجھے اپنی دوبارہ شکل مت دکھانا. زمار نے کہتے ہوئے غصے سے انیزا کو ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف دھکیلا اور خود فریش ہونے واش روم کی طرف چلا گیا تھا. انیزا جو اپنا سانس بھول گئی تھی, زمار کے جاتے ہی گہرا سانس لیا اور ساتھ ہی اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا. اور جس بات کا وعدہ اس نے خود سے کیا تھا کہ وہ کبھی نہیں روئے گی, آج ٹوٹ چکا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو کا بند ٹوٹ چکا تھا. وہ کسی طوفانی بارش کی طرح برس رہے تھے. روتے ہوئے جب انیزا کو احساس ہوا کہ وہ اس وقت نہ صرف اپنے کمرے میں نہیں ہے بلکہ اپنے گھر پر ہی نہیں ہے, اسے خود کو سنبھالنا ہوگا. ایسے خود غرض انسان کے لیے اپنے آنسو وہ نہیں بہائے گی جس نے اسے ایک دلہن سے ایک قاتلہ بنا دیا تھا. یہی سوچتے ہوئے بیڈ سے نیچے اترنے کے لیے جیسے ہی پاؤں زمین پر رکھے, زمار واش روم سے نکل آیا تھا. تم ابھی تک یہاں ہی ہو؟ اپنی منحوس شکل کیوں دکھا رہی ہو مجھے؟ جاؤ یہاں سے. زمار نے کہتے ہوئے غصے سے انیزا کو بازو سے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف دھکا دیا. انیزا بمشکل گرتے گرتے بچی تھی. زمار کی اس حرکت پر انیزا نے اپنے آپ کو فوراً سنبھالا تھا. وہ ہر بات برداشت کرنے والوں میں سے تھی, لیکن اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی وہ کبھی برداشت نہیں کر پاتی تھی. زمار نے تو اس کی عزت نفس کو کچل کر رکھ دیا تھا, تو وہ کیسے برداشت کر پاتی؟ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ خاموش رہی. انیزا اپنے ساتھ لائے کپڑوں سے سوٹ نکال کر واش روم کی طرف چلی گئی تھی. جب وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تو بیڈ پر ایک بھی گلاب نہیں پڑا تھا, اور زمار لائٹ بند کر کے آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر لیٹ گیا تھا. انیزا نے یہ سب دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا. اگر آپ زمار بیگ ہیں تو میں بھی انیزا عباسی ہوں,
आपने गलत लड़की से टक्कर ली है। आपने आज जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, और मेरे ख्वाबों को तोड़ने का हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा। उनैजा ये कहते हुए बेड पर आकर बैठ गई थी। उसने अपनी साइड का टेबल लैंप ऑन किया और चादर को अपने ऊपर लेते हुए लेट गई थी। जुमार ने जैसे ही उनैजा की मौजूदगी बेड पर महसूस की, उसने फौरन अपनी आंखों से बाजू हटाते हुए उठकर बैठ गया। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम यहाँ नहीं रहोगी? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? जुमार की आवाज़ ऊंची थी, जिस पर उनैजा ने अपना हलक तर किया और बोली, जी समझ आ गई थी कि इस घर में और भी कमरे हैं, लेकिन मुझे यहाँ ही सोना है, क्योंकि मुझे यहाँ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हैं। इस घर में इतने ज़्यादा कमरे हैं, वहाँ जाकर सो जाएं। उनैजा ने कहते हुए बेड की चादर को मजबूती से पकड़ते हुए आंखें मीच ली थी। उसने जख्मी शेर पर एक वार कर दिया था। तुम ऐसे नहीं समझोगी। जुमार ने ये कहते हुए अभी बेड से उठकर उसके पास आने ही वाला था कि उनैजा दोबारा बोल पड़ी, अगर आपने मुझे दोबारा हाथ भी लगाया तो मैं शोर मचा दूंगी। तब आप पूरे घर वालों को बताते रहना कि आप एक रात की दुल्हन के साथ क्या कर रहे थे। उनैजा की बात सुनकर जुमार के उठते कदम वहीं रुक गए थे। उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बंद की और कमरे से बाहर चला गया। उनैजा सारी रात जागती रही, एक अनजान जगह पर और सितमगर का जुल्म सहकर। कभी वो दाईं करवट लेती और कभी बाएं। इस दौरान फजर की अजान उनैजा के कानों में पड़ी। बेड से उठते हुए अपने दर्द से भारी सर को अपने दोनों हाथों में लिया था। उफ, अल्लाह इस दर्द को कम कर दे जो मेरे और मेरी जिंदगी में आया है, और मुझे हौसला दे। खुद से बात करते हुए उनैजा वजू करने चली गई थी। नमाज पढ़ने के बाद उनैजा बेड पर आकर लेट गई थी। उसने अपनी बाईं जानिब देखा जहां बेड खाली था। उसके ख्वाबों का शहजादा एक भेड़िया निकला था, जिसने उसके ख्वाबों को बुरी तरह नोच डाला था, और उससे मजीद बचने के लिए उसे खुद को मजबूत करना था। यही सब सोचते हुए उनैजा कब नींद की वादियों में चली गई, उससे भी खबर नहीं हुई थी। सुबह होते ही शहरयार आंखें मलते हुए कमरे से बाहर आ रहा था। आज उसके जिम्मे बहुत से काम थे। बाहर गार्डन में आते ही शहरयार वहीं ठहर गया था। भाई आप? जुमार जॉगिंग ड्रेस में घर में दाखिल हो रहा था। क्या हुआ, मुझे पहली बार देखा है तुमने क्या? शहरयार को यूं हैरान होते देखकर जुमार ने कहा। नहीं, मुझे लगा कि आप अपने कमरे में होंगे। शहरयार का लहजा हैरत में डूबा हुआ था, जिस पर जुमार के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट आई। उसी मुस्कुराहट को देखते हुए शहरयार की मजीद हिम्मत ही नहीं हुई थी कि वो मजीद कुछ कह सके। वो वहीं खामोश खड़ा जुमार को अंदर जाता देख रहा था। जुमार जैसे कमरे में आया, उसकी नज़र बेड पर सोई उनैजा पर पड़ी थी। उसे रात की वो बातें याद आ गई थी जो उनैजा ने उसे कही थी। कुछ ज्यादा ही बहादुर है ये। तुम्हारी यही बहादुरी बुज़दिली में ना बदल दूं और तुम्हें इतना मजबूर कर दूं कि तुम खुद इस घर से जाने पर रजामंद हो जाओगी। जुमार यही सोचते हुए बेड की तरफ बढ़ा, जहां उनैजा अपने दोनों हाथों को जोड़े रुखसार के नीचे रखे पुरसुकून नींद सो रही थी। मेरी नींदें हराम करके ये मैडम कैसे सुकून से सो रही है? जुमार ट्राउजर की पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा था। उसने पॉकेट से हाथ निकालकर साइड टेबल पर रखे पानी का जग उठाया और सारे का सारा उनैजा के चेहरे पर उंडेल दिया था। चेहरे पर ठंडा पानी पड़ते हुए उनैजा हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसका सांस वहीं रुक गया था। उसने फौरन अपने दिल पर हाथ रखा, जहां उसे एक चुभन महसूस हुई थी, और साथ ही गहरे गहरे सांस लेने लग गई थी। दूसरे हाथ से अपनी आंखों से पानी साफ करते हुए फूली सांस के साथ उसने जुमार की तरफ देखा, जो अब वॉशरूम जा चुका था। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था जो उसे पहली रात एक कातला का लक़ब दिया गया था, और अब ये सब कुछ उसके साथ हो रहा था? अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो इनकार कर देता। उन्हें ऐसा समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ इतना बुरा सलूक वो क्यों कर रहा था, और अभी क्या हुआ था उसके साथ। जब उसने खुद को नॉर्मल किया और रिलैक्स होते हुए अपने गीले बालों को समेटते, उसे सारी सूरत हाल समझ में आ गई थी। इतने में जुमार वॉशरूम से निकल कर बाहर आ गया था। अपनी इस जंग की पहली जीत पर वो बहुत मुतमईन था, जो उसके चेहरे से भी साफ दिखाई दे रहा था। जुमार ने अलमारी खोलकर अपने लिए रॉयल ब्लू पैंट और ऑफ वाइट शर्ट निकालते हुए तिरछी निगाह से उनैजा की तरफ देखा, जो अपना सर पकड़कर अभी तक बैठी हुई थी। शर्ट को बाहर रखे स्टैंड पर हैंग करते हुए जुमार शॉवर लेने चला गया था। जुमार के वॉशरूम जाते ही उनैजा सर पकड़कर बैठी थी। उसने फौरन अपना सर उठाया। अच्छा, तो ये बात है मिस्टर जुमार बेग, अगर आप यही चाहते हैं तो ऐसा ही सही। अब देखें कि मेरे वार से आप कैसे बचकर निकल सकते हैं। उनैजा ने अपने गीले बालों का जूड़ा बनाया और जल्दी से कमरे में रखे अपने सामान की तरफ बढ़ी। कहाँ रखा था मेकअप का सामान? बैग को जल्दी से खोलते हुए वो उसमें रखे अपने मेकअप के सामान को ढूंढ रही थी, और साथ ही साथ वॉशरूम की तरफ भी देख रही थी।
मेकअप के सामान से उनैजा ने लिपस्टिक निकाली और ड्रेसिंग टेबल के पास आकर शीशे में खुद को देखते हुए उसे एकदम गुस्सा आया था। उनैजा की हालत ऐसी लग रही थी जैसे वो अभी बारिश में नहा कर आई हो, लेकिन अपने गुस्से को सर झटक कर साइड पर किया और सुर्ख रंग की लिपस्टिक अपने होंठों पर लगाई और साथ ही चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा। आपके लिए शादी का पहला गिफ्ट मेरी तरफ से, उनैजा ने कहते हुए जुमार की हैंग की हुई शर्ट की बैक पर 3 से 4 जगह अपने निशान छोड़ दिए थे। अपनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए उनैजा जल्दी से बैग से अपने लिए कपड़े निकालकर बेड पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर में जुमार शावर लेकर बाहर आ गया था। उनैजा जो वॉशरूम के दरवाजे पर ही नजरें टिकाई बैठी थी, जुमार के बाहर आने पर उसकी नजर यकदम जुमार पर टिक गई थी, जो तौलिए से अपने बालों को साफ कर रहा था। रॉयल ब्लू कलर की पैंट पहने वो शर्टलेस बाहर आया था। जुमार पर उनैजा की जो नजर ठहरी थी, उसने फौरन अपना चेहरा नीचे कर लिया था। वो जो थोड़ी देर पहले पानी गिरने से ठंड महसूस कर रही थी, अब उसे अपना चेहरा गर्म होता महसूस हो रहा था। इससे पहले उसकी ऐसी हालत जुमार देखता उनैजा फौरन अपने कपड़े उठाए शावर लेने चली गई थी। जुमार इस सब से बेखबर तैयार हो रहा था कि उस पर पलटकर वार हो चुका था। आज सबने नाश्ता एक साथ करना था। मुर्तजा बेग ने उनैजा के घर वालों को मना कर दिया था कि वो कोई तकल्लुफ मत करे कुछ लाने का, और उनैजा के नाश्ते के बाद आप लोगों से मिलने आ जाएगी। मुर्तजा बेग ये नहीं चाहता था कि उनके सामने जुमार कोई बात कर दे या बदतमीजी करे। जुमार तैयार होकर नीचे नाश्ते के लिए चला गया था। उनैजा भी तैयार हो रही थी जब मुलाजमा उसे बुलाने आई। जुमार जैसे नीचे अकेला आया, मुर्तजा बेग ने जुमार की तरफ देखा। उनैजा कहाँ है? तुम उससे साथ लेकर नहीं आए? मुर्तजा बेग ने जुमार को कहा। आपकी बहू है, पूछ लें कि वो क्यों नहीं मेरे साथ आई। जुमार ये कहते हुए कुर्सी घसीट कर बैठ गया था। नवाज मुर्तजा बेग और जुमार के पास ही खड़ा था। शहरियार सामने वाली कुर्सी पर बैठे नाश्ता कर रहा था जब उनैजा टेबल के पास आई थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। उनैजा ने आते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसी हो? आओ बैठो। मुर्तजा बेग ने बड़े प्यार से उनैजा को बैठने का कहा, जिस पर जुमार दांत पीस कर रह गया था। वाह भाभी, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। शहरियार की बात पर उनैजा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। जुमार जो अपने इंतकाम में ही मगन था, उसने उनैजा को एक नजर भी गौर से नहीं देखा था। आज भी वो हल्के गुलाबी कलर के सूट में अपने हुस्न में इजाफा कर रही थी। तो बताएं, फिर भाई ने आपको क्या गिफ्ट किया? शहरियार की बात पर जहां उनैजा एकदम चौंक गई थी, वहां जुमार की चाय का घूंट वहीं रुक गया था। जुमार ने शहरियार की तरफ आंखें सुकेड़ते हुए देखा, जो जुमार को इग्नोर करते हुए उनैजा को देख रहा था। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, उनैजा ने बात टालते हुए कहा। उनैजा को अंदाजा नहीं था कि शहरियार उससे ये पूछेगा। वो उसे क्या बताती कि जुमार ने क्या गिफ्ट दिया था। नफरत का हार उसके गले में पहनाया था और पानी का जग मुंह पर उंडेल दिया था। यही सोचते हुए उनैजा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, जिस पर शहरियार ने मुस्कुराते हुए उनैजा को देखा। मुर्तजा बेग दोनों की तरफ देख रहे थे कि आज पहले ही दिन ये एक दूसरे से इस तरह फ्री होकर बात कर रहे हैं। वो डैड, मैं आपको बताना भूल गया था कि उनैजा भाभी मेरी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती थी, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। शहरियार के बताने पर मुर्तजा बेग ने मुस्कुराते हुए उनैजा की तरफ देखा। ये तो अच्छी बात है। उनैजा के लिए इस घर का माहौल अब अजनबी नहीं होगा। और जुमार, नाश्ते के बाद उनैजा को उसके भाई के घर ले जाना, मैंने कहा था उन लोगों से। मुर्तजा बेग ने जुमार की तरफ देखा, जो अपना नाश्ता मुकम्मल कर चुका था। मुझे ऑफिस में काम है, इतने दिनों से नहीं गया। शहरियार ले जाता है। वैसे भी ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, सफर अच्छा गुजरेगा इनका। जुमार ने कहते हुए कुर्सी से उठकर जाने के लिए मुड़ा ही था कि शहरियार की हंसी निकल गई। जुमार की शर्ट पर लगे लिपस्टिक के निशान को देखते हुए नवाज ने भी फौरन अपना मुंह नीचे कर लिया था। जुमार, माना कि तुम्हें ऑफिस जाने की जल्दी है, लेकिन शर्ट तो तब्दील कर लेते। मुर्तजा बेग की आवाज़ पर जुमार के उठते हुए कदम वहीं रुक गए थे। उसने अपनी शर्ट को खींचते हुए देखा तो उस पर उसे लिपस्टिक के निशान नजर आए। जुमार ने ये देखते हुए फौरन उनैजा की तरफ देखा, जो इस सब सूरत हाल से बेनियाज होकर चाय पी रही थी। शहरियार ने अपनी हंसी को काबू में रखा हुआ था। जुमार ने सब पर एक नज़र डाली। आज से पहले उसने कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी जितनी वो आज कर रहा था।